तो बच्चों अब हम अपनी इकोनॉमिक्स का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। अब इंडियन इकोनॉमी के सेक्टर्स क्या क्या हैं ये सब तो बातें हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि सबसे पहली टर्म है गुड्स और सर्विसेज। बच्चों गुड्स और सर्विसेज क्या होता है आप ऑलरेडी जानते होंगे। देखिए गुड्स हुआ जैसे कि बुक, डिटर्जेंट, सोप, बिस्किट और या फिर कोई खाने पीने की चीज जैसे कि बर्गर या कोई भी आइटम जो भी हम अपनी सराउंडिंग में देखते हैं जिसको हम हाथ लगा सकते हैं। और सर्विसेज क्या होती है भाई, सर्विसेज को समझते हैं जैसे कि मोबाइल है। मोबाइल क्या हुआ, एक तरह का गुड्स हुआ। अब दो लोग हैं, दोनों लोग आपस में बात करना चाहते हैं और फोन, मोबाइल फोन के थ्रू बात करना चाहते हैं, तो दोनों के पास में एक एक मोबाइल फोन तो होगा, पर क्या वो बिना टेलीकॉम सर्विस के बात कर पाएंगे एक दूसरे से? नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे एयरटेल, बीएसएनएल, रिलायंस, एमटीएस, कुछ इस तरह की बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो हमें टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइड कराती हैं। क्या प्रोवाइड कर रही है? टेलीकॉम सर्विस। उस सर्विस से हम एक दूसरे से बात कर पाते हैं। तो सर्विस में देखिए यहां पे कोई गुड्स तो यूज नहीं हो रहा है। वैसे ही आप अपनी क्लासरूम का एग्जांपल लीजिए, ये एक तरीके की एजुकेशनल सर्विस आपको प्रोवाइड हो रही है। मतलब कि आपको स्कूल आना होता है, आप स्कूल में आते हैं, बेंचेस पे बैठते हैं, आपको ब्लैक बोर्ड पे टीचर आके पढ़ा के जाता है। तो ये क्या हो रहा है, ये आपको एक एजुकेशनल सर्विस प्रोवाइड हो रही है। आपको कोई गुड्स हाथ में नहीं मिल रहा है। जब आप स्कूल से आते हैं तो आपके पास में कोई गुड्स हाथ में नहीं होता है जो आपको स्कूल से परचेज करके लेना है। यहां पे आपको एजुकेशन की सर्विस प्रोवाइड हो रही है। वैसे अगर हम रेस्टोरेंट की बात करें तो रेस्टोरेंट में क्या होता है कि हम लोग जाके बैठते हैं, वहां पे शेफ खाना बनाता है, वो हमें वेटर में खाना लाके खिलाता है, सर्व करता है। तो ये भी क्या हो रहा है, एक तरीके की सर्विस प्रोवाइड हो रही है। तो बच्चों ये तो डिफरेंस हुआ गुड्स और सर्विसेज के बीच में। एक्चुअल में गुड्स और सर्विसेज होते क्या है? तो इकोनॉमिक्स में हम ऐसा पढ़ते हैं कि प्रोडक्ट्स दैट आर सोल्ड और ट्रेडेड आर कॉल्ड गुड्स और सर्विसेज। हर वो चीज जिसे बेचा जा सकता है या जिसे ट्रेड किया जा सकता है उसे हम गुड्स या फिर सर्विसेज बोलते हैं। जैसे कि यहीं पे आप देखिए, आप स्कूल जाते हैं तो आपको एक फीस प्रोवाइड करानी पड़ती है स्कूल वालों को, तभी तो आपको ये सर्विस मिलती है। आप टेलीकॉम सर्विस यूज करते हैं, आप बीएसएनएल की सर्विस यूज कर रहे हैं, तो आपको अपना फोन रिचार्ज कराना पड़ेगा, तभी तो आप ये सर्विस यूज कर पाएंगे। वहीं पर अगर आप रेस्टोरेंट भी जाते हैं तो वहां पे आपको पे करना पड़ेगा, तभी तो आप इस सर्विस को यूज कर पाएंगे। वैसे अगर बुक की बात करें तो बुक परचेज करने के लिए आपको कुछ पैसे देने पड़ेंगे। वहीं पर अगर हमें पार्ले जी भी खरीदना है तो भी हमें पैसे देने पड़ेंगे, तभी हम पार्ले जी को परचेज कर पाएंगे। तो यहां पे ये जितने भी प्रोडक्ट्स मैंने लिस्ट करे हैं, ये सारे प्रोडक्ट्स ये क्या हो रहे हैं, या तो सोल्ड होते हैं या ट्रेड होते हैं, इसलिए इन्हें बोला जा रहा है ये गुड्स और सर्विसेज है। साहब आपको गुड्स और सर्विस तो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो हम पढ़ेंगे वो है जीडीपी। देखिए जीडीपी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही काम में आने वाली चीज है। इस पूरे चैप्टर में आपको बहुत यूज आएगी, इसलिए इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। तो बच्चों सपोज करिए कि एक बहुत छोटी सी कंट्री है, उस कंट्री में एक साल के अंदर कुछ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई। वो क्या क्या गुड्स एंड सर्विसेज थे? वो थे 50,000 किलोग्राम शुगर। मतलब उस कंट्री में 50,000 किलोग्राम शुगर जनरेट हुई है, प्रोड्यूस हुई है। उस कंट्री में माइनिंग करी गई और 1000 केजी गोल्ड जमीन में से निकाला गया। उस कंट्री में बच्चों एक साल में 2000 कारें मैन्युफैक्चर हुई हैं। पूरे साल में 2000 कारें मैन्युफैक्चर हुई हैं। और उस कंट्री में बच्चों 50,000 किलोग्राम ऑफ व्हीट प्रोड्यूस हुआ है। एग्रीकल्चर के थ्रू 50,000 किलोग्राम ऑफ व्हीट प्रोड्यूस हुआ है। 30,000 किलोग्राम ऑफ ब्रेड प्रोड्यूस हुई है उस कंट्री में। और 1 लाख रुपीस के मोबाइल रिचार्जेस हुए हैं उस कंट्री में एक साल के अंदर। बस यही सब हुआ है, इस सारा कुछ नहीं हुआ इस कंट्री में। यही सारे गुड्स एंड सर्विसेज इस कंट्री के, इससे ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज कंट्री में है ही नहीं। तो अब जीडीपी क्या है बच्चों? जीडीपी होता है कि किसी भी टाइम पीरियड में, वैसे यूजुअली हम 1 ईयर का टाइम लेते हैं, तो 1 ईयर के टाइम पीरियड में किसी भी कंट्री, रीजन या फिर स्टेट, किसी भी जगह पे, किसी भी एक पर्टिकुलर रीजन में, जगह पे जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई है उनकी वैल्यू, मतलब कि जैसे 50,000 किलोग्राम ऑफ शुगर इस कंट्री में प्रोड्यूस हुई है, तो 50,000 किलोग्राम ऑफ शुगर की वैल्यू क्या है? देखिए अगर 1 केजी शुगर जो है वो 30 रुपीज में आती है, 30 रुपीज में 1 केजी पर केजी, तो फिर 50,000 किलोग्राम शुगर की वैल्यू क्या होगी? 50,000 इंटू 30, मतलब कि इस कंट्री में 15 लाख रुपीस की शुगर जनरेट हुई है, प्रोड्यूस हुई है। अब देखिए एक जो कंट्री है, इस कंट्री में 1000 केजी गोल्ड प्रोड्यूस हुआ है। 1 केजी गोल्ड की वैल्यू क्या है? 1 केजी गोल्ड आता है बच्चों 3 लाख रुपीस का, कुछ 3 लाख, फ्लक्चुएट होती रहती है कॉस्ट इसकी, 3 लाख रुपीस पर केजी का।
तो 1000 kg गोल्ड की क्या वैल्यू होगी? इसकी वैल्यू हो जाएगी ₹3 लाख इंटू 1000, कुछ इतनी, बहुत बड़ा नंबर हो गया। फिर देखिए इस कंट्री में 2000 कार्स प्रोड्यूस हुई है एक साल में। अगर हम एक कार की कीमत 5 लाख रुपीज मान के चलें, रुपीज पर कार, एक कार की कीमत 5 लाख मान के चलें, तो 2000 कार्स की कीमत कितनी हो जाएगी? तो 2000 कार्स की कीमत हो जाएगी कुछ इतनी। इसके बाद में इस कंट्री में 50,000 किलोग्राम ऑफ व्हीट प्रोड्यूस हुआ है। अब देखिए जो व्हीट होता है वो आता है अराउंड 8 रुपीज पर केजी का। 8 रुपीज पर केजी का जो व्हीट आता है, तो 50,000 किलोग्राम व्हीट की कॉस्ट क्या होगी, वैल्यू क्या होगी? करीब 4 लाख रुपीज। और 30,000 किलोग्राम ब्रेड है 30,000 किलोग्राम, और जो ब्रेड आती है वो मान लीजिए 20 रुपीज की आती है, 20 रुपीज पर केजी की आती है, तो ये इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 6 लाख रुपीज। और साथ में यहाँ पे लिखा हुआ है कि ₹1 लाख ऑफ मोबाइल रिचार्जेस। इस कंट्री में जितनी भी मोबाइल सर्विसेज हैं, टेलीकम्युनिकेशन सर्विस हैं, उन सबके जितने भी रिचार्ज हुए हैं, एक साल में लोगों ने जितना रिचार्ज कराया है, उसकी कीमत है 1 लाख रुपीज। ठीक है, तो ये सारी वैल्यूज हैं उन गुड्स एंड सर्विसेज की जो इस कंट्री ने एक साल के पीरियड में प्रोड्यूस करी है। अगर हम इन सबको ऐड कर देते हैं, इन सबको हम सम कर देते हैं, तो जो नंबर हमारे पास निकल के आता है उसे हम बोलते हैं जीडीपी। तो जीडीपी को हम डिफाइन कैसे करते हैं? द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन अ कंट्री, स्टेट और रीजन ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर। किसी भी एक ईयर में वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन अ कंट्री, स्टेट और रीजन ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर। बिल्कुल सेम चीज यही तो हमने भी करी। एक साल में इस कंट्री ने कितने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करे, उन सबको हमने ऐड कर दिया, जो नंबर लास्ट में आया उसे हमने जीडीपी बोल दिया। पर बच्चों यहां पे एक प्रॉब्लम है, डेफिनेशन में मैंने ऐसा भी लिखा है कि वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, फाइनल होने चाहिए, गुड्स एंड सर्विसेज जो भी है फाइनल होने चाहिए। फाइनल होने चाहिए इसका मतलब कि जैसे यहां पे देखिए, यहां पे हमने देखा 50,000 किलोग्राम ऑफ व्हीट इस कंट्री ने टोटल प्रोड्यूस किया था। अब ब्रेड बनाने के लिए 30,000 केजी ब्रेड बनाने के लिए भी तो इस यहां पे जो फैक्ट्रीज हैं, ब्रेड फैक्ट्रीज, उन्हें व्हीट यूज में लेना पड़ा होगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ब्रेड है वो इस 50,000 किलोग्राम व्हीट में से मिलकर बनी है। तो अब हमने यहां पे क्या गड़बड़ कर दी? हमने ये गड़बड़ कर दी कि इस 50,000 केजी ऑफ व्हीट में से अगर 25,000 किलोग्राम ऑफ व्हीट जो था वो ब्रेड बनाने के काम में आ गया है, तो हमने इस 25,000 किलोग्राम व्हीट की कैलकुलेशन यहां पे भी कर दी और यहां पे भी कर दी। भाई इस ब्रेड के अंदर भी तो इसकी कॉस्ट भी तो इंक्लूड है ना। जब ब्रेड की बनाई वैल्यू हमने निकाली 20 रुपीज पर केजी, तो उसके अंदर व्हीट की, जो व्हीट उसके अंदर डला है 8 रुपीज पर केजी का, उसकी भी तो कॉस्ट इंक्लूड है। इसका मतलब यहां पे जो हमने कैलकुलेशन करी इसमें थोड़ी गड़बड़ है। यहां पे हमने फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज नहीं लिए हैं। ये जो व्हीट था ये फाइनल नहीं था। 25,000 किलोग्राम ऑफ व्हीट वॉज नॉट फाइनल गुड्स। फाइनल गुड्स क्या था? उसका ब्रेड था। तो हमें सिर्फ ब्रेड के 30,000 किलोग्राम की वैल्यू निकालनी थी, और यहां पे हमें 50,000 किलोग्राम व्हीट की जगह हमें यहां पे 25,000 किलोग्राम ऑफ व्हीट की वैल्यू निकालनी चाहिए थी। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा इधर प्लस 2 आ जाएगा एक, और जब हम इसको ऐड करेंगे तो हमें जीडीपी हमारी मिल जाएगी। तो बच्चों ये एक प्रोसीजर है जीडीपी कैलकुलेट करने का, और आप देख के सोच भी पा रहे होंगे कि बहुत मुश्किल काम है। यहां पे तो हमने एक छोटी सी कंट्री का एग्जांपल लिया जिसके अंदर सिर्फ इतने से गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं, पर वहीं अगर हम कंट्रीज जैसे कि इंडिया, यूएसए, यूके, इतनी बड़ी बड़ी कंट्रीज की अगर बात करते हैं, तो वहां पे तो न जाने कितने हजारों गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं। उन सब की एक साल में जो फाइनल वैल्यू होती है उनका सम हमें निकालना पड़ता है, वजह उसी को बोला जाता है जीडीपी। अब इस जीडीपी से बेसिकली हमें पता क्या लगता है? जीडीपी इज द मेजर ऑफ साइज ऑफ इकोनॉमी ऑफ अ स्टेट, कंट्री और रीजन। वजह जीडीपी की फुल फॉर्म होती है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज द मेजर ऑफ साइज ऑफ द इकोनॉमी ऑफ अ स्टेट, कंट्री और रीजन। मतलब कि अगर जीडीपी की वैल्यू ज्यादा है तो उस कंट्री की या फिर उस रीजन की या फिर स्टेट की इकोनॉमी की साइज भी ज्यादा होगी,
और अगर किसी स्टेट, कंट्री या रीजन की जीडीपी कम है, उसका मतलब कि उस कंट्री, स्टेट या रीजन की इकोनॉमी की साइज भी कम होगी, छोटी होगी। तो चलिए हम बात करते हैं कुछ वर्ल्ड की टॉप कंट्रीज की जिसकी बहुत बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी जीडीपी है। देखिए यूनाइटेड स्टेट्स, यूएसए, वहां की जीडीपी कितनी है? 16 to 44 600 मिलियन ऑफ यूएस डॉलर। फिर नेक्स्ट सेकेंड कंट्री जिसकी जीडीपी है सबसे ज्यादा है वो है चाइना, और इसकी जीडीपी है 8358,400। देखिए यूएसए की जीडीपी चाइना की जीडीपी के ऑलमोस्ट डबल है। तो आप सोच के देखिए यूएसए की जीडीपी कितनी बड़ी होगी, मतलब कि यूएसए की इकोनॉमी कितनी बड़ी होगी। सेकंड नंबर पे चाइना है, और जापान देखिए छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा तो कंट्री है, और वहां की जीडीपी थर्ड नंबर पे आ रही है वर्ल्ड में। फिर जर्मनी की बात करें तो वर्ल्ड में फोर्थ नंबर पे आ रही है। फिर हमारी अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया की भी जीडीपी कोई छोटी मोटी नहीं है भाई, वो भी 10th नंबर पे आ रही है, और इंडिया की जीडीपी है 1875,213। फिर हम पाकिस्तान की बात करें, हमारे पड़ोसी राज्यों की बात करें, पाकिस्तान, नेपाल, तो इनकी जीडीपी भी यहां पे लिखी हुई है। तो ये तो पूरी बात हुई जीडीपी की। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म है इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होता है, इसको समझने के लिए एक एग्जांपल देखिए। सपोज ये आप हैं और ये कोई एक आदमी है, इसके पास में बहुत सारा पैसा है। आपके पास में एक कार है, आपने अपनी कार इस आदमी को बेच दी, बदले में इस आदमी ने आपको अपने पैसे दे दिए। तो यहां पे क्या हुआ, यहां पे एक चीज का एक्सचेंज हुआ है, आपने कुछ दिया और कुछ ले लिया। तो बच्चों इकोनॉमिक एक्टिविटी को हम कुछ इसी तरीके से डिफाइन करते हैं, चेंज ऑफ वेल्थ फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। देखिए पहले आपके पास में कार थी, अब आपके पास में मनी है। पहले इस आदमी के पास में मनी था, अब इस आदमी के पास में कार है। तो इसका मतलब यह हुआ कि आपकी जो वेल्थ थी, आपकी वेल्थ पहले थी आपकी कार, इस आदमी की इसकी वेल्थ थी इसके मनी। तो आपकी जो कार है वो कन्वर्ट हो गई है, वो चेंज हो गई है मनी में। और जो इस आदमी के पास में मनी था, इसकी वेल्थ थी जो मनी, वो कन्वर्ट हो गई है कार में। सो चेंज ऑफ वेल्थ फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, इट इज कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी। एक एग्जांपल और देखिए इकोनॉमिक एक्टिविटी का। सपोज आपको एक बार जयपुर से दिल्ली जाना पड़ा। तो आप कैसे जाएंगे, आप ट्रेन से जाने का सोच रहे हैं, ठीक है। आप जाके टिकट विंडो पे लगे और वहां पे आपने एक जयपुर टू दिल्ली ट्रेन का टिकट परचेज किया। आपने टिकट काउंटर पे पैसे दिए, बदले में आपने टिकट खरीदा, ठीक है। आपने टिकट खरीदा, इसका मतलब आपने खुद के लिए एक सर्विस ली है। किस बात की सर्विस? आपको जयपुर से दिल्ली तक पहुंचाने की, ट्रेन में पहुंचाने की सर्विस ली है। आपने उस सर्विस को परचेज किया है। तो पहले आपके पास वेल्थ थी मनी में, मनी की फॉर्म में, अब वो हो गई है आपकी इस सर्विस में जिससे आप जयपुर से दिल्ली तक पहुंचेंगे। तो यहां पे ये क्या हुआ, ये भी एक तरीके की इकोनॉमिक एक्टिविटी हुई है। अब देखिए किसी भी गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन होना और उसका ट्रेड होना, ये सब इकोनॉमिक एक्टिविटी ही कहलाता है। तो बच्चों जो भी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं उसके बेसिस पे इकोनॉमिक एक्टिविटी को 3 सेक्टर्स में या फिर 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया जा सकता है। या तो इकोनॉमिक एक्टिविटी प्राइमरी सेक्टर में लाया करेगी, या फिर इकोनॉमिक एक्टिविटी सेकेंडरी सेक्टर में लाया करेगी, या फिर इकोनॉमिक एक्टिविटी किसी टर्शरी सेक्टर में लाया करेगी। कोई भी दुनिया की कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी इन 3 सेक्टर्स में से किसी एक सेक्टर में लाया करती है। तो चलिए प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, इन तीनों इंडियन इकोनॉमी के सेक्टर्स को हम डिटेल में अब डिस्कस करते हैं। तो बच्चों सबसे पहले अब हम बात करेंगे प्राइमरी सेक्टर के बारे में। प्राइमरी सेक्टर क्या होता है और इसके अंदर कौन कौन सी एक्टिविटीज आती है, इसे समझने के लिए एक एग्जांपल देखेंगे। देखिए मान लीजिए कोई एक फार्मर है, ये फार्मर जो है वो कॉटन ग्रो करता है, ठीक है। तो इसे कॉटन ग्रो करने के लिए क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड है बच्चों? एक तो इसे चाहिए बारिश, रेनफॉल, एक इसे चाहिए सूरज की रोशनी, सनशाइन, एक इसे चाहिए हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, मतलब क्लाइमेट और कुछ टेम्परेचर इसको रिक्वायर्ड है। ब्लैक सॉइल, इससे ब्लैक सॉइल रिक्वायर्ड है, मतलब इसकी जमीन पे, इसके फार्म पे ब्लैक सॉइल होना चाहिए। इसे सीड्स की रिक्वायरमेंट है, जो कॉटन की सीड्स होती हैं वो इसे रिक्वायर्ड है। बच्चों ये सारी चीजें फार्मर के लिए वेल्थ है, ठीक है। जब इसकी ये वेल्थ प्रोसेस होती है और कन्वर्ट होती है किसी और चीज में, तो मतलब ये क्या हुआ, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी हुई। ये सारी चीजें, ये सारे वेल्थ जो इस फार्मर के हैं वो कन्वर्ट होके बन गए कॉटन।
तो यहां पे एक इकोनॉमिक एक्टिविटी हुई। अब इस इकोनॉमिक एक्टिविटी का जो आउटपुट आ रहा है वो एक नेचुरल प्रोडक्ट आ रहा है। तो बच्चों किसी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी का अगर आउटपुट नेचुरल प्रोडक्ट आता है देन दैट एक्टिविटी लाइज इन प्राइमरी सेक्टर, या फिर प्राइमरी सेक्टर को हम ऐसे से भी डिफाइन कर सकते हैं, व्हेन वी प्रोड्यूस अ गुड बाय एक्सप्लॉइटिंग नेचुरल रिसोर्सेज इट इज एन एक्टिविटी ऑफ प्राइमरी सेक्टर। बहुत ही सिंपल सी और बहुत ही आसान सी डेफिनेशन है। प्राइमरी सेक्टर की कुछ और एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, उससे आपको और क्लियर हो जाएगा। जैसे कि ये देखिए माइनिंग जो है वो भी एक प्राइमरी प्रोसेस है, क्योंकि माइनिंग में हम क्या निकालते हैं, जमीन में खड्डा खोदते हैं और हम क्या निकालते हैं, हीरे निकालते हैं, गोल्ड निकालते हैं, इस तरह की चीजें निकाली जाती है, जमीन के अंदर से कोयला निकाला जाता है। तो वो सब क्या है, गोल्ड, कोल, डायमंड, ये सब क्या है, ये सब नेचुरल प्रोडक्ट है, नेचर में मिलने वाली चीजें हैं। तो इसलिए माइनिंग भी किसमें आएगा, माइनिंग भी प्राइमरी सेक्टर में आ जाएगा। वहीं अगर हम फिशिंग की बात करें तो फिशिंग में क्या हो रहा है, फिशिंग में जो फिशेस पकड़ के लाई जा रही हैं वो भी तो एक नेचुरल प्रोडक्ट है, फिशेस तो नेचुरली होती है ना। तो मतलब फिशिंग की जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो भी एक प्राइमरी सेक्टर में लाई करने वाली एक्टिविटी है। वैसे हम फॉरेस्ट की भी बात करें या क्रेजिंग की बात करें या फार्मिंग की बात करें तो ये सब क्या है, ये सब प्राइमरी सेक्टर में लाई करने वाली इकोनॉमिक एक्टिविटीज है। अब देखिए प्राइमरी सेक्टर को हम एक और नाम से जानते हैं, वो दूसरा नाम है एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर। मतलब प्राइमरी सेक्टर में लाई करने वाली जितनी भी चीजें होती हैं वो सब एग्रीकल्चर से या उससे रिलेटेड दूसरी चीजों से रिलेटेड चीजें होती हैं, इसलिए इसे बोला जाता है एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर। सिंस मोस्ट ऑफ द नेचुरल प्रोडक्ट्स वी गेट आर फ्रॉम एग्रीकल्चर, डेयरी, फिशिंग, फॉरेस्ट्री, दिस सेक्टर इज ऑल्सो कॉल्ड एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर। तो अब बच्चों आई होप आपको प्राइमरी सेक्टर अच्छे से क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा क्या होता है। चलिए अब हम सेकेंडरी सेक्टर पे मूव करते हैं। तो चलिए अब सेकेंडरी सेक्टर समझते हैं। देखिए यहां पे मैंने कुछ प्राइमरी प्रोडक्ट्स के नाम लिखे हुए हैं, मिल्क, गोल्ड, शुगर केन, वुड, नेचुरल रबर। तो ये सब प्रोडक्ट्स कौन से प्रोडक्ट है जो कि प्राइमरी सेक्टर के आउटपुट में निकले थे, ठीक है। अब क्या होता है कि अगर हम इन प्राइमरी प्रोडक्ट्स को थोड़ा बहुत प्रोसेस कर दें, थोड़ा बहुत मैन्युफैक्चरिंग कर दें इसके अंदर और थोड़ा कुछ ऐड कर दें, कुछ सब्ट्रैक्ट कर दें, तो क्या होता है, तो ये जो प्रोडक्ट्स हैं वो कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं जो नेचुरली अवेलेबल नहीं है। जैसे मिल्क को हमने थोड़ा बहुत प्रोसेस किया तो हमें कॉटेज चीज मतलब पनीर मिल जाता है। अब जो पनीर है वो नेचुरली तो मिलता नहीं है, उसको तो बनाना पड़ता है, और बनता कैसे, किसी प्राइमरी प्रोडक्ट से बनता है। वैसे ही गोल्ड है, गोल्ड क्या एक प्राइमरी प्रोडक्ट है, वो जमीन में से निकलता है, उसको हमने थोड़ा बहुत प्रोसेस किया तो हमें नेकलेस मिल गया। अब नेकलेस क्या है, नेकलेस पेड़ों पे नहीं उगता, जमीन में भी नहीं मिलता, नेकलेस को तो बनाना पड़ता है। और इसको बनाया किससे गया है, इसको बनाया गया है एक प्राइमरी प्रोडक्ट से, एक नेचुरली एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट से। सेम गोज फॉर शुगर ऑल्सो। देखिए शुगर केन नेचुरली अवेलेबल है, उसको फार्मर ग्रो करता है, उसके बाद उसे प्रोसेस किया जाता है और उससे शुगर बनाई जाती है। तो ये जितने भी प्रोडक्ट्स है ना यहां पे लिखे हुए, दीज प्रोडक्ट्स आर नॉट प्रोड्यूस्ड बाय नेचर बट हैज टू बी मेड एंड देयरफॉर सम प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इज रिक्वायर्ड। ये सारे प्रोडक्ट जो है वो नेचुरली अवेलेबल नहीं है, यहां पे हमें कुछ प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग करनी पड़ेगी। सो द सेकेंडरी सेक्टर कवर्स एक्टिविटीज इन विच नेचुरल प्रोडक्ट्स आर चेंज्ड इनटू अदर फॉर्म्स थ्रू वेज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग की हेल्प से, मैन्युफैक्चरिंग की वेज से अगर हम किसी प्राइमरी प्रोडक्ट को चेंज करके किसी ऐसी फॉर्म में ले आते हैं जो नेचुरली अवेलेबल नहीं है, तो इस प्रोसेस को बोला जाता है, इस एक्टिविटी को बोला जाता है कि ये सेकेंडरी सेक्टर में लाई करेगी। तो बच्चों आपको शायद सेकेंडरी सेक्टर भी क्लियर हो ही चुका होगा। एक बात और जान लीजिए, यहां पे एक टर्म होती है इंडस्ट्री। इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी कंसर्न विद द प्रोसेसिंग ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स इन फैक्ट्रीज। ये हुई डेफिनेशन इंडस्ट्री की। तो आप सोच रहे होंगे पढ़ के कि अरे ये तो वही चीज है जो सेकेंडरी सेक्टर होती है, बिल्कुल वही चीज है। तो सेकेंडरी सेक्टर को हम इंडस्ट्रियल सेक्टर भी बोलते हैं। जिस तरीके से प्राइमरी सेक्टर को हम एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर बोल रहे थे, वैसे यहां पे हम सेकेंडरी सेक्टर को इंडस्ट्रियल सेक्टर भी बोल सकते हैं। अब देखिए अब हम ये जानेंगे कि प्राइमरी सेक्टर को प्राइमरी क्यों बोला जाता है, सेकेंडरी सेक्टर को सेकेंडरी क्यों बोला जाता है। वाई प्राइमरी? दिस इज बिकॉज इट फॉर्म्स द बेस फॉर ऑल अदर प्रोडक्ट्स दैट वी सबसिक्वेंटली मेक। मतलब कि प्राइमरी सेक्टर में जो भी प्रोडक्ट बन के आता है
वो और दूसरे किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए एज अ बेस यूज में आता है। तो मतलब ये सबसे पहली चीज है जो मैन्युफैक्चर हो सकती है, जो सबसे पहले प्रोड्यूस हो सकती है। और अगर सेकेंडरी की बात करें, देन वाई सेकेंडरी? सेकेंडरी का नाम सेकेंडरी क्यों है? बहुत सिंपल सी बात है, बिकॉज इट इज द नेक्स्ट स्टेप और सेकेंड स्टेप आफ्टर प्राइमरी। प्राइमरी एक्टिविटी होने के बाद में सेकेंड स्टेप क्या होगा? सेकेंडरी एक्टिविटी का होना। तो बच्चों अभी हमने देखा प्राइमरी सेक्टर के बारे में और सेकेंडरी सेक्टर के बारे में। अब हम देखेंगे टर्शियरी सेक्टर के बारे में। पर टर्शियरी सेक्टर को समझने के लिए आप यहाँ पे कुछ एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है उससे देखिए। जैसे सबसे पहला एक इवेंट हो रहा है कि एक फार्मर है, उसने कॉटन को ग्रो किया, ठीक है, ये एक इवेंट हुआ, इसको नंबर दे देते हैं नंबर 1, एक्टिविटी नंबर 1। उसके बाद में सेकेंड एक्टिविटी क्या होगी? सेकेंड इकोनॉमिक एक्टिविटी यहाँ पे क्या होगी कि जो फार्मर है इस पूरे क्रॉप को, इसकी पूरी कॉटन को एक ट्रक में, एक ट्रक वो हायर करेगा ट्रांसपोर्टेशन के लिए, उसके अंदर लोड करेगा, उस ट्रक से वो किसी मार्केट में जाएगा, वहां पे इस पूरी कॉटन को अनलोड करेगा। तो ये क्या हुई? ट्रांसपोर्टेशन की दूसरी एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी। जो पहली वाली इकोनॉमिक एक्टिविटी थी वो तो प्राइमरी थी। तो ये दो इकोनॉमिक एक्टिविटी हमने देखी। फिर क्या हुआ? यहां पे जब अनलोड कर लिया अपना सारा कॉटन, उसके बाद में इस फार्मर ने इसे इस मार्केट में बेच दिया, इस कॉटन को बेच दिया। तो ये भी क्या हुआ? एक ट्रेडिंग हुई, मतलब कॉटन दिया और बदले में पैसे ले लिए, ट्रेडिंग। ये भी क्या हुई? ये भी एक टाइप की इकोनॉमिक एक्टिविटी हुई। उसके बाद में क्या हुआ? उसके बाद में फार्मर को पैसे मिल गए हाथ में, तो उसने एक बस में बैठा और उस बस ने उसको उसके गांव तक छोड़ दिया। तो ये क्या हुआ यहाँ पे? ये भी क्या हुआ? एक तरह का ट्रांसपोर्टेशन ही हुआ। ट्रांसपोर्टेशन मतलब पहले तो यहाँ पे अभी हमने ऊपर देखा था कि ट्रांसपोर्टेशन कॉटन का हो रहा था, यहाँ पे ह्यूमन का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, मगर है तो दोनों इकोनॉमिक एक्टिविटी ना, ठीक है। अब यहाँ पे हमने इस एग्जांपल में 4 इकोनॉमिक एक्टिविटीज देखी है। अब इन 4 इकोनॉमिक एक्टिविटीज में से एक को तो हम आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि वो प्राइमरी एक्टिविटी है, बाकी सब क्या है? देखिए प्राइमरी एक्टिविटी में और सेकेंडरी में हमने ये चीज नोटिस करी थी कि कुछ ना कुछ गुड्स बन के आ रहा था, पर ट्रांसपोर्टेशन में, ट्रेडिंग में और वापस ट्रांसपोर्टेशन में कोई गुड्स बन के बाहर नहीं आ रहा है। हालांकि है तो ये भी इकोनॉमिक एक्टिविटी, पर कोई गुड्स बाहर नहीं निकल रहा है। तो ये एक्चुअल में है क्या? ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज एक्चुअल में सर्विसेज हैं। ट्रांसपोर्टेशन एंड ट्रेडिंग आर काइंड ऑफ सर्विसेज, क्योंकि यहां पे कोई गुड्स निकल के बाहर नहीं दिखता है, नहीं आता है। तो जैसे ये एक एग्जांपल था जिसमें प्राइमरी एक्टिविटी इन्वॉल्व थी, वैसे एक और एग्जांपल देखिए, यहां पे सेकेंडरी एक्टिविटी इन्वॉल्व है, सेकेंडरी सेक्टर इन्वॉल्व है। कैसे? देखिए अभी क्या हो रहा है कि जो फार्मर था वो यहां पे अपने मार्केट में कॉटन को बेच के चला गया ना। कॉटन फ्रॉम मार्केट इज सोल्ड टू कॉटन फैक्ट्री। तो ये भी क्या हुई? ये भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी हुई, ट्रेडिंग की। उसके बाद में ट्रेडिंग के बाद में क्या हुआ? ट्रेडिंग के बाद में ये जो कॉटन फैक्ट्री वाले जो लोग थे वो उसको ट्रक में लोड करके अपनी फैक्ट्री तक ले गए, ये फैक्ट्री तक ले गए और वहां पे जाके अनलोड कर दिया। तो ये क्या हुआ? ट्रांसपोर्टेशन हुआ। नाउ हियर इन कॉटन मिल, कॉटन इज प्रोसेस्ड इन फैक्ट्रीज टू मेक थ्रेड। इस कॉटन का धागा बनाया जा रहा है, थ्रेड बनाया जा रहा है। तो ये यहां पे बनाया गया है इस फैक्ट्री में। तो यहां पे क्या हो रहा है? एक प्राइमरी प्रोडक्ट को यूज करा जा रहा है, उसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस लगाया जा रहा है और एक नया प्रोडक्ट बनाया जा रहा है जो नेचुरली अवेलेबल नहीं है। इसका मतलब यहां पे ये थर्ड नंबर की कौन सी एक्टिविटी हुई? सेकेंडरी एक्टिविटी, ठीक है। उसके बाद में क्या हो रहा है? उसके बाद में ये वापस से सब कुछ ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। ये जो थ्रेड बना है वो ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है शॉप्स पे, ट्रांसपोर्ट। तो यहां पे इस पेज में हमने देखा कि 4 टाइप की इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो रही हैं। इन 4 इकोनॉमिक एक्टिविटीज में हम एक में तो देख रहे हैं कि किसी चीज का प्रोडक्शन हो रहा है, बाकी की 3 इकोनॉमिक एक्टिविटीज में किसी भी चीज का प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। यहां पे सर्विसेज प्रोवाइड कराई जा रही हैं। तो स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन टर्शियरी सेक्टर बाय देमसेल्फ, खुद से, डू नॉट प्रोड्यूस अ गुड, बट they are an aid or a support for the production process. टर्शियरी सेक्टर में जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं वो अपने आप से, खुद से कोई गुड्स को प्रोड्यूस नहीं करती हैं, मगर जो गुड्स प्रोड्यूसिंग सेक्टर्स हैं जैसे प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर उन सेक्टर्स को एड करता है, सपोर्ट करता है, हेल्प करता है। एंड सिंस दीज एक्टिविटीज जनरेट सर्विसेज रादर देन गुड्स,
द टर्शरी सेक्टर इज ऑल्सो कॉल्ड द सर्विस सेक्टर, इसीलिए इसको सर्विस सेक्टर भी बोला जाता है। जैसे हमने देखा था, प्राइमरी सेक्टर को एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर बोला गया था, सेकेंडरी सेक्टर को इंडस्ट्रियल सेक्टर बोला गया था, वैसे ही टर्शरी सेक्टर को हम क्या बोलते हैं, सर्विस सेक्टर बोल सकते हैं। अब देखिए टर्शरी सेक्टर के कुछ और एग्जांपल भी मैं आपको बता सकता हूं, जैसे कि एजुकेशन। एजुकेशन में क्या हो रहा है कि आप स्कूल जाते हैं, आप वहां पे कुछ फीस देते हैं, आपके पास पे बेंचेस मिलती है, आपको वहां टीचर्स मिलते हैं, आपको ब्लैक बोर्ड मिलता है, वहां पर आपको टीचर्स आके पढ़ा के जाते हैं। तो ये एक तरह की आपको सर्विस प्रोवाइड कराई जा रही है। आपने मनी दिया, इसके बदले में आपको एक सर्विस प्रोवाइड कराई जा रही है, विच इज एजुकेशनल सर्विस। वैसे अगर हम होटल में जाते हैं तो वहां पे हम जाते हैं और हमें रूम मिलता है बड़ा सारा, वहां पे हमें बेड मिलता है, टीवी मिलता है, सोफा मिलता है, एक रूम सर्विस वाला होते हैं, उनको हम फोन करते हैं, वो हमारे लिए पानी ले आते हैं, चाय ले आते हैं, खाना ले आते हैं, जो बोलते हैं वो ले आते हैं। रूम सर्विसेज होती है, वो सफाई करके जाते हैं हमारे रूम्स में। तो यहाँ पे कोई प्रोडक्ट तो नहीं बन रहा है ना, यहाँ पे आप होटल में जा रहे हैं, आप वहां पे पैसे दे रहे हैं, बदले में आपको ये सारी सर्विसेज मिल रही हैं। तो ये भी कहां लाई करेगा, ये भी टर्शरी सेक्टर में लाई करेगा। वैसे अगर हम बात करें हॉस्पिटल्स की, जो टेलीकम्युनिकेशंस की, बैंकिंग की, ये सब भी कहां लाई करेंगे, ये सब भी टर्शरी सेक्टर में ही लाई करेंगे। और इसी चीज को थोड़ा सा और क्लियर करने के लिए कि टर्शरी सेक्टर में कौन कौन सी एक्टिविटीज आएंगी, उसके लिए कुछ और एग्जांपल्स भी हैं। टीचर्स टीचिंग जॉब में जो भी है, मतलब वो टर्शरी सेक्टर में काम कर रहा है। डॉक्टर्स, दे आर ऑल्सो इन टर्शरी सेक्टर। And those who provide personal services such as washerman, barber, cobbler, lawyer and people to do administrative and accounting work, ये सब लोग आएंगे, ये सब लोग टर्शरी सेक्टर में ही काम करते हुए माने जाएंगे। इसके अलावा कुछ नई सर्विसेज भी, सर्टेन न्यू सर्विसेज भी हैं, जैसे कि इंटरनेट कैफे। इंटरनेट कैफे बच्चों वो जगह होती है जहां पे आप जाते हैं, वहां पे बहुत सारे कंप्यूटर्स रखे होते हैं, सब में इंटरनेट कनेक्शन होता है, और वहां पे थोड़ी देर बैठते हैं और पैसे देते हैं। एटीएम बूथ्स, आप आ जाते हैं एटीएम मशीन में, वहां पे अपना कार्ड इंसर्ट करते हैं, बैंक अकाउंट में आपके से पैसे कट के पैसे बाहर आ जाते हैं। कॉल सेंटर्स, देखिए आप जो भी आइटम परचेज करते हैं या फिर आप टीवी में भी एड्स देखते हैं आजकल, तो कई जगहों पे नंबर लिखा रहता है, जैसे 1800 समथिंग, बड़ा सा 10 डिजिट का एक नंबर लिखा रहता है। तो ये सब जब आप जिन पे कॉल करते हैं तो वहां से आपको आवाज आती है कि हम यहाँ इस कंपनी से बोल रहे हैं, हमारा ये नाम है, आप बताइए आपको क्या प्रॉब्लम है, और ये आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करते हैं। तो बच्चों ये काम है कॉल सेंटर्स का, इन्हें बोला जाता है कॉल सेंटर, जहां पे इस तरह की कॉलिंग्स होती हैं। और इसके अलावा सॉफ्टवेयर कंपनीज, वेबसाइट कंपनीज, जो वेबसाइट्स बनाती हैं, सॉफ्टवेयर बनाती हैं, कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर बनाती हैं, मोबाइल के सॉफ्टवेयर बनाती हैं, इस टाइप की जो कंपनीज होती हैं और इस टाइप की जो सर्विसेज हैं, ये सारी सर्विसेज भी टर्शरी सेक्टर में ही लाया करती हैं। तो बच्चों आपको प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी सेक्टर तो अच्छे से समझ में आए गए होंगे। अब चलिए हम बात करते हैं हिस्टोरिकल चेंजेस इन सेक्टर्स की। इस हेडिंग का मतलब क्या हुआ, देखिए दुनिया का कोई भी डेवलप्ड नेशन उठाइए, कोई भी डेवलप्ड नेशन की बात करिए, जैसे कि यूएसए की हम बात करते हैं, तो बच्चों यूएसए जब डेवलपमेंट स्टार्ट कर रहा था, जब उसका डेवलपमेंट उसकी कंट्री में स्टार्ट हुआ था, उस वक्त यूएसए की मैक्सिमम पॉपुलेशन प्राइमरी सेक्टर में फंसी हुई थी। ज्यादातर लोग प्राइमरी एक्टिविटीज में फंसे हुए थे। जैसे कि देखिए यहां पे घोड़ों से ये खेत में फार्मिंग करी जा रही है, देखिए बो से मछली पकड़ी जा रही है, ये कुल्हाड़ी से पेड़ काटा जा रहा है। पर फिर क्या हुआ कि धीरे धीरे टेक्निकल एडवांसमेंट आया और आज की डेट में हम देखते हैं कि यूएसए में बड़ी बड़ी मशीन्स हैं जो खेती कर रही हैं, बड़े बड़े नेट हैं जो मछलियां पकड़ रहे हैं, बड़ी बड़ी मशीन है जो पेड़ काट रही हैं। ये चेंज हमें देखने को मिला है। देखिए पहले जो था प्रोडक्शन बहुत कम था और लोग ज्यादा एंगेज थे। अब ऐसे घोड़ों से अगर कोई फार्मिंग करने लगा तो कितने सारे लोग रिक्वायर्ड होंगे फार्मिंग के लिए, जरा सोच के देखिए। वहीं पे ये जो बड़ी बड़ी मशीन्स हैं उनको ऑपरेट करने वाले तो एक या दो लोग बस, और ये एक दो लोग इतना इस बड़े बड़े फार्म पे खेती करते हैं, कितना कितना सारा प्रोडक्शन ये निकालते हैं। तो ये जो चेंज आया यूएसए में 1800s में, मतलब जब उसने डेवलपमेंट चालू किया था और अब में जब वो डेवलप हो चुका है, तो उसके अंदर मेजर चेंज हम क्या देख रहे हैं, मेजर चेंज हम देख रहे हैं उसका टेक्निकल एडवांसमेंट। हमने ये देखा कि यूएसए पहले से ज्यादा टेक्निकली एडवांस हो गया है और उसको इसके एडवांटेजेस क्या मिले। ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, मेथड्स ऑफ फार्मिंग चेंज्ड एंड एग्रीकल्चर सेक्टर बिगेन टू प्रॉस्पर। इट प्रोड्यूस्ड मच मोर फूड देन बिफोर। देखिए टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट से क्या हुआ, जो फार्मिंग के मेथड्स थे, जो फिशिंग के मेथड्स थे, जो फॉरेस्ट्री के मेथड्स थे, वो सब चेंज हो गए, ठीक है, और वो बहुत अच्छा परफॉर्म करने लग गए, मतलब पहले से बहुत बहुत ज्यादा आउटपुट आने लगा।
फिर क्या लिखा है आगे कि मैनी पीपल कुड नाउ टेक अप अदर एक्टिविटीज, क्योंकि अब यहां पे ज्यादा लोगों की रिक्वायरमेंट है नहीं, क्योंकि टेक्निकली एडवांस होने से क्या हुआ कि लोगों की जरूरत कम हो गई और प्रोडक्शन ज्यादा हो गया। तो अब लोगों की जरूरत कम हो गई, मतलब लोगों के पास में कुछ और करने के लिए टाइम है, कुछ और एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होने के लिए टाइम है। सो देयर वर इंक्रीजिंग नंबर ऑफ क्राफ्ट पर्सन एंड ट्रेडर्स। क्राफ्ट पर्सन किन्हें बोलते हैं? क्राफ्ट पर्सन वो लोग होते हैं जो कुछ चीजों को प्रोड्यूस करते हैं। तो अब प्राइमरी सेक्टर है वो प्रॉस्पर कर रहा है, प्राइमरी सेक्टर प्रॉस्पर कर रहा है और लोग जो है वो क्राफ्ट पर्सन बनते जा रहे हैं, मतलब कि वो प्राइमरी प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं, कुछ चीजों में उसको कन्वर्ट करते हैं और फिर वो ट्रेडर्स क्या करते हैं? क्राफ्ट पर्सन से बनाई हुई चीजों को बेच देते हैं। तो इससे हुआ क्या? इससे बाइंग और सेलिंग की जो एक्टिविटी थी वो बहुत 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 ज्यादा इंक्रीज हो गई। मतलब पहले टेक्निकल एडवांसमेंट नहीं था, लोगों को ज्यादा जरूरत थी कि वो प्राइमरी सेक्टर में फंसे रहते। अब क्योंकि टेक्निकल एडवांसमेंट हो गया तो अब लोग फ्री हैं, अब लोग फ्री हैं तो वो क्राफ्ट पर्सन बन जाते हैं, ट्रेडर बन जाते हैं, मतलब कुछ चीजें मैन्युफैक्चर करने वाले बन जाते हैं या कुछ चीजें बेचने वाले बन जाते हैं। तो इससे बाइंग और सेलिंग की एक्टिविटी इंक्रीज हो गई। आगे देखिए, फैक्ट्रीज केम अप एंड स्टार्टेड एक्सपेंडिंग। अभी तक तो हम क्राफ्ट पर्सन की बात कर रहे थे, अब उन क्राफ्ट पर्सन में से कुछ जो क्राफ्ट पर्सन है वो बड़े हो गए, मतलब अमीर हो गए और उन्होंने फैक्ट्री सेटअप करनी चालू करी और उन्होंने अपने आप को एक्सपेंड भी करना चालू करा। मतलब पहले तो वो यूएसए में एक्सपेंड होते रहे, उसके बाद में दूसरे नेशंस में जाके एक्सपेंड होने लग गए, अपनी फैक्ट्रीज को दूसरे नेशंस में जाके खोलना चालू कर दिया। Those people who had earlier worked on farms now began to work in factories in large number. जो पहले लोग थे जो कि फैक्ट्रीज में, पहले जो फार्मर्स थे और खेतों पे काम करा करते थे, अब तो वो फ्री हैं, तो वो क्या करते हैं? अब वो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में काम करने लग गए। और फिर साथ ही साथ क्या हुआ? पीपल बिगैन टू यूज मैनी मोर गुड्स दैट वर प्रोड्यूस्ड इन फैक्ट्रीज एट चीप रेट्स। अब क्योंकि फैक्ट्रीज का सेटअप हो गया है, फैक्ट्रीज एक्सपेंड भी होने लगी है, तो अब लोगों के पास में ऑप्शन है कि वो फैक्ट्रीज से बना हुआ सामान परचेज कर सके, क्योंकि वो चीप रेट पे भी होता है, बहुत सस्ता होता है, क्योंकि फैक्ट्री में जो भी चीज बनती है वो बहुत बल्क क्वांटिटी में बनती है। अब जो कुछ भी चीज अगर बल्क क्वांटिटी में बन रही है, मतलब बहुत ज्यादा क्वांटिटी में बन रही है, तो ऑब्वियसली वो सस्ती हो जाती है। तो बच्चों इस पूरे डिस्कशन से हमने ये जाना कि सेकेंडरी सेक्टर ग्रेजुअली बिकेम द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन टोटल प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट। जो सेकेंडरी सेक्टर है वो धीरे धीरे बहुत ही इंपॉर्टेंट बन गया प्रोडक्शन में, क्वांटिटी ऑफ गुड्स प्रोड्यूस करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट बन गया है और साथ ही साथ एम्प्लॉयमेंट में भी, क्योंकि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को अब नौकरी देने लगा है। हेंस ओवर टाइम अ शिफ्ट हैड टेकन प्लेस। दिस मीन्स दैट द इंपॉर्टेंस ऑफ सेक्टर्स हैड चेंज। पहले सेक्टर कौन सा इंपॉर्टेंट था? प्राइमरी, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा उसमें लोग एंगेज थे। अब कौन सा सेक्टर इंपॉर्टेंट हो गया है? अब हो गया है सेकेंडरी सेक्टर इंपॉर्टेंट, क्योंकि अब ज्यादा से ज्यादा लोग सेकेंडरी सेक्टर में इन्वॉल्व हैं। तो बच्चों बात करते हैं इंडिया की। अभी तो हमने यूएसए की बात करी, अब इंडिया की जरा बात करते हैं कि शिफ्टिंग ऑफ सेक्टर्स इन इंडिया। इंडिया में सेक्टर्स किस तरह से शिफ्ट हो रहे हैं। देखिए ये एक ग्राफ है, इस ग्राफ को कैसे स्टडी करना है मैं आपको बताता हूं। देखिए यहां पे हमें दे रखी है जीडीपी, वाई एक्सिस पे हमें दे रखी है जीडीपी। जीडीपी क्या होता है कि एक कंट्री में एक साल में कितनी वैल्यू के गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हुए हैं। और यहां पे दे रखा है टाइम, 1970 का टाइम और 2010 का टाइम। ठीक है, ये जो ग्रीन कलर है वो बताता है प्राइमरी सेक्टर को, येलो कलर बताता है सेकेंडरी को, और ये जो वॉलेट कलर है वो बताता है टर्शियरी सेक्टर को। तो आप देखिए 1970-71 में जो प्राइमरी सेक्टर है उसकी वजह से हमें जीडीपी बहुत कम मिल रही है, सेकेंडरी सेक्टर की वजह से भी बहुत कम मिल रही है, टर्शियरी सेक्टर की वजह से भी बहुत कम मिल रही है। मगर 40 साल बाद हम देख रहे हैं कि हमारी कंट्री की जो नेट जीडीपी है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई है। पहले तो वो थी अराउंड 70 लाख करोड़, अब वो इंक्रीज होके हो गई है अराउंड 50 लाख करोड़। इतना ज्यादा डिफरेंस हमने देखा, मतलब ये तो अराउंड 10 टाइम्स का डिफरेंस हो गया है। तो 40 साल में हमारी जीडीपी 10 टाइम इंक्रीज हो गई। तो यहां पे देखिए जीडीपी इंक्रीज हुई, इसका मतलब ये हुआ कि जो पैसा जो वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस पहले प्राइमरी सेक्टर की वजह से थी वो इंक्रीज हो गई है। जो गुड्स हैं जो कि सेकेंडरी सेक्टर से प्रोड्यूस हो रहे थे वो इंक्रीज हो गए हैं, और जो टर्शियरी सेक्टर से सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही थी, जिस वैल्यू की सर्विसेज से प्रोड्यूस हो रही थी वो भी इंक्रीज हुई है। पर हम बहुत क्लियरली देख सकते हैं कि प्राइमरी में उतना चेंज नहीं आया, सेकेंडरी में उतना चेंज नहीं आया जितना टर्शियरी सेक्टर में चेंज आया है। टर्शियरी सेक्टर इंडिया में बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर बन गया है, जबकि प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर इतने इंपॉर्टेंट सेक्टर नहीं बन पाए हैं। मतलब कि इंडिया की जीडीपी का मेजर हिस्सा टर्शियरी सेक्टर से आ रहा है,
प्राइमरी और सेकेंडरी से तो काफी कम आ रहा है। तो बच्चों दिस इज द शिफ्टिंग ऑफ सेक्टर्स, यही शिफ्टिंग ऑफ सेक्टर है। पहले इंडिया की मेजर जीडीपी आ रही थी प्राइमरी सेक्टर से, आज इंडिया की मेजर जीडीपी आ रही है टर्शरी सेक्टर से। मतलब हमारे जो सेक्टर्स हैं, हमारी इंडियन इकोनॉमी के जो सेक्टर्स है वो शिफ्ट हो गए हैं पिछले 40 सालों में। पर अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर जो ये टर्शरी सेक्टर है वो इतना इंपॉर्टेंट बन कैसे गया। भाई 40 साल में ऐसा क्या हुआ जो ये टर्शरी सेक्टर इतना ज्यादा ग्रो कर गया, जबकि प्राइमरी और सेकेंडरी इतना ग्रो नहीं कर पाए। अब हम इस बारे में जरा नजर डालेंगे। वाई टर्शरी सेक्टर बिकमिंग सो इंपॉर्टेंट, टर्शरी सेक्टर आखिर इंडिया में इतना इंपॉर्टेंट क्यों बन रहा है? इसके पीछे रीजंस क्या है कि डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री leads to the development of services such as transport, trade, storage, etc. Greater the development of primary and secondary sector, more would be the demand for such services. देखिए अभी हमने देखा कि प्राइमरी सेक्टर में इंक्रीज देखा गया है, सेकेंडरी सेक्टर में इंक्रीज देखा गया है। तो बच्चों प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर अगर इंक्रीज होंगे, इसका मतलब ट्रांसपोर्ट, ट्रेड, स्टोरेज इस टाइप की फैसिलिटीज भी इंक्रीज होंगी। ठीक है, अब ट्रांसपोर्ट, ट्रेड, स्टोरेज सब किस में आता है? ये सब टर्शरी सेक्टर में तो आता है। इस टाइप की जो सर्विसेज है वो हेल्प करेंगी प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर को ग्रो करने में। तो अगर प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर ग्रो कर रहे हैं, इसका मतलब टर्शरी सेक्टर तो ऑटोमेटिकली ग्रो होगा ही होगा। वही हम यहां पे बता भी रहे हैं। अब जैसे कि ज्यादा से ज्यादा क्रॉप प्रोडक्शन होने लग गया, या फिर ज्यादा से ज्यादा फैक्ट्रीज में मैन्युफैक्चरिंग होने लग गई है, तो ट्रांसपोर्टेशन की जो सर्विस है वो इंट्रोड्यूस करनी पड़ेगी, स्टोरेज की जो सर्विसेज है वो इंट्रोड्यूस करनी पड़ेगी, ट्रेडिंग की जो फैसिलिटीज हैं वो इंट्रोड्यूस करनी पड़ेगी, मार्केट्स को बनाना पड़ेगा, इस तरह की बहुत सारी चीजें करनी पड़ेंगी। और ये सारी चीजें कहां लाया करती हैं? ये सारी चीजें टर्शरी सेक्टर में जो लाया करती हैं। तो इसलिए एक कारण तो यह है कि इंडिया में इतना ज्यादा टर्शरी सेक्टर ग्रो कर गया। इसके अलावा और भी कुछ कारण है, जैसे कि एक वाला कारण देखिए, मतलब पिछले 40 सालों में लोगों की सैलरी का लेवल बढ़ गया, इनकम का लेवल बढ़ गया। जहां पे पहले एक आदमी 100 रुपए एक महीने में कमाता था, ₹100 एक मंथ में कमाता था, वहीं पे आज वही आदमी कम से कम भी 20,000 रुपए एक महीने का कमा रहा है, 20,000 रुपए एक महीने का कमा रहा है। तो मतलब अब लोगों के पास में हाथ में पैसा है खर्च करने के लिए, मतलब कि उस आदमी का इनकम लेवल क्या हुआ? राइज हो गया, इनकम लेवल राइज हो गया है। तो कुछ सर्टेन सेक्शन ऑफ पीपल जिनका इनकम लेवल राइज हुआ है, उन लोगों ने डिमांड करनी चालू करी बहुत सारी सर्विसेज, जैसे कि बाहर रेस्टोरेंट में खाना खाने जाना, ईटिंग आउट, टूरिज्म, वो लोग बाहर घूमने जाना चाहते हैं, शॉपिंग करना चाहते हैं, मॉल्स में शॉपिंग करना चाहते हैं, ब्रांडेड शोरूम में शॉपिंग करना चाहते हैं, वो हॉस्पिटल में भेजना चाहते हैं अपने आप को या फिर अपने परिवार वालों को, जिस हॉस्पिटल में एडमिट कराना चाहते हो वो चाहते हैं वो प्राइवेट हॉस्पिटल हो, ताकि बहुत अच्छी स्पेशल केयर मिले उनके फैमिली मेंबर्स को। वो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल्स में भेजना चाहते हैं, कॉन्वेंट स्कूल्स में भेजना चाहते हैं। तो इस टाइप की चीजें लोग डिमांड करने लगे, क्योंकि अब लोगों के पास में पैसा है खर्च करने के लिए। पहले तो बेचारों के पास में पैसा ही नहीं होता था खर्च करने के लिए। 1971-70 की अगर हम बात कर रहे हैं तो लोगों की सैलरी बहुत कम होती थी, पर आज लोगों की इनकम बढ़ गई है, तो अब वो खर्च भी करना सीख रहे हैं। सो वी कैन सी दिस चेंज स्पेशली इन सिटीज। ये चेंजेस आप देखेंगे ज्यादातर सिटीज में ही हो रहा है, क्योंकि इनकम लेवल भी वहीं पे इतना राइज हुआ है, हर जगह इतना राइज हुआ भी नहीं है। तो अब क्योंकि लोग ईटिंग आउट, टूरिज्म, शॉपिंग इस तरह की चीजें डिमांड करने लगे हैं, तो इसलिए मार्केट में इस तरह की चीजें दिखने भी लगी है। इसका मतलब ये क्या है? ये सब सर्विस सेक्टर ही तो है। तो इसका मतलब सर्विस सेक्टर और ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, टर्शरी सेक्टर और ज्यादा इंक्रीज हो रहा है। फिर एक और रीजन देखिए, जैसे जैसे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट बढ़ रहा है, वैसे वैसे कुछ नई टाइप की सर्विसेज हमें देखने को मिल रही है, जैसे कि एटीएम मशीन, साइबर कैफेज, इंटरनेट कैफेज, कॉल सेंटर, इनके बारे में भी हमने थोड़ी देर बात भी करी थी। तो ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट भी बन गई है और साथ साथ अब ये एसेंशियल भी बन गई है, इनके बिना हमारा काम भी नहीं चलने वाला है। तो इस टाइप की सर्विसेज जो है वो रेगुलर बेसिस पे इंक्रीज होती ही जा रही है, मतलब कि इंडिया में टर्शरी सेक्टर और इंक्रीज होता ही जा रहा है। फिर एक चीज और समझिए कि किसी भी कंट्री में कुछ सर्विसेज जैसे कि हॉस्पिटल, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, पोस्ट एंड टेलीग्राफ सर्विस, पुलिस स्टेशन, कोर्ट, विलेज एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेज, डिफेंस, ट्रांसपोर्ट, बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज, इस टाइप की जो सर्विसेज होती हैं जो हर इंसान के लिए, हर लिविंग बीइंग के लिए बहुत नेसेसरी है, ये सब आज की डेट में हर जगह रिक्वायर्ड है और हर जगह अवेलेबल भी है। तो इस टाइप की सर्विसेज को बोला जाता है बेसिक सर्विसेज। ठीक है, तो हर जगह हर पर्सन को इन बेसिक सर्विस की रिक्वायरमेंट तो होती है।
अब क्योंकि ये बेसिक सर्विसेज है, मतलब इनकी बहुत ज्यादा नीड है लोगों को, तो डेवलपिंग नेशन में, डेवलपिंग कंट्रीज जैसे कि इंडिया में, जो बेसिक सर्विस प्रोवाइड कराने का काम है वो गवर्नमेंट कराती है। हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस तरह की बेसिक सर्विसेज प्रोवाइड कराती है। और पिछले 40 सालों में हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने इन बेसिक सर्विसेज पे बहुत ही अच्छा काम करके दिखाया है, जिससे हमें ये ग्रोथ दिख रही है। ये जो हमें टर्शियरी सेक्टर में सडन जो इंक्रीज दिख रहा है वो हमें इसी वजह से दिख भी रहा है। तो बच्चों, इंडिया में टर्शियरी सेक्टर जो है वो इंपॉर्टेंट बन गया है, काफी इंपॉर्टेंट बन गया है। पर कितना इंपॉर्टेंट बन गया है उसको जरा एक और नजरिए से देखते हैं। इस बार हम इस चीज को ग्राफ से समझते हैं। देखिए, इंडिया में जो जीडीपी थी 1970-71 में, वो कुछ इतनी थी, मतलब कि ये कुछ आ रहा है 7 लाख करोड़ के आसपास। वहीं पे 2010-11 में अगर हम जीडीपी को देखें तो वो पहुंच गई करीब 50 लाख करोड़ के आसपास। ठीक है, हमने देखा कि प्राइमरी सेक्टर इंपॉर्टेंट हुआ है, टर्शियरी सेक्टर इंपॉर्टेंट हुआ है, ग्रो हुआ है, मगर टर्शियरी सेक्टर तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हुआ है, बहुत ज्यादा ग्रो हो गया है। अब हम क्या करेंगे, इस ग्राफ में सेम यही चीज, यही डेटा जो यहां पर लिखा है उसी को इधर रिप्रेजेंट करेंगे पर परसेंटेज बेसिस पे। मतलब यहां पे हमने जीडीपी को परसेंटेज में लिख दिया है। मतलब 1970-71 की 100% जो जीडीपी थी, मतलब टोटल जो जीडीपी थी, उसका कितना परसेंट प्राइमरी है, उसका कितना परसेंट सेकेंडरी है, उसका कितना परसेंट टर्शियरी है। वैसे ही 2010-11 में टोटल जितनी जीडीपी है उसका कितना परसेंट प्राइमरी है, कितना परसेंट सेकेंडरी है, कितना परसेंट टर्शियरी है, ये इस बात को हम समझ लेंगे। तो देखिए, 1970-71 में इंडिया की जो जीडीपी है, टोटल 100% जीडीपी थी, उसमें से अराउंड 45% जीडीपी जो आ रही थी वो प्राइमरी सेक्टर से आ रही थी। ठीक है, मतलब कि एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशिंग, इन सबसे जो पैसा आ रहा था, टोटल इंडिया में जो पैसा आ रहा था वो 45% आ रहा था टोटल जीडीपी का। ठीक है, मतलब कि ये जो चीज यहां पे बनाई गई है वो एक्चुअली 45% ऑफ ये 7 लाख करोड़ है। ठीक है, और सेकेंडरी सेक्टर कितना आ रहा है, सेकेंडरी सेक्टर बच्चों 20% आ रहा है। 20% मतलब कि ये करीब 65% होगा यहाँ पे, और ये यहां पर होगा करीब 45%, मतलब कि टोटल 20% पैसा कहां से आ रहा है, जीडीपी कहां से आ रही है, सेकेंडरी सेक्टर से आ रही है। और टर्शियरी सेक्टर से कितना आ रहा है, टर्शियरी सेक्टर से 35% आ रहा है। टोटल इंडिया की 1970-71 की जीडीपी का 35% जीडीपी कहां से आ रहा है, टर्शियरी से आ रहा है। 20% जीडीपी कहां से आ रहा है, सेकेंडरी से आ रहा है। 45% जीडीपी कहां से आ रहा है, प्राइमरी से आ रहा है। 2010-11 की अगर हम बात करें तो प्राइमरी से 18%, सिर्फ 18% जीडीपी हमारा आता है। 24% जीडीपी हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर यानी कि सेकेंडरी सेक्टर से आ रहा है, और 58% आ रहा है हमारा टर्शियरी सेक्टर से। मतलब प्राइमरी सेक्टर से तो पैसा आना हो गया है कम, सेकेंडरी से और टर्शियरी से बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया है। जीडीपी हमारी पूरी देखा जाए तो टर्शियरी सेक्टर की वजह से ही बन रही है। तो इससे हम अंदाजा लगा पा रहे हैं कि इंडिया में टर्शियरी सेक्टर कितना ज्यादा इंक्रीज हुआ है। जो पहले सिर्फ टोटल जीडीपी का 35% ही हुआ करता था, वो अराउंड 58% होने लग गया है। और वही प्राइमरी सेक्टर कितना कम हो गया है। प्राइमरी सेक्टर जहां पहले इंडिया की जीडीपी का 45% हुआ करता था, वही अब इंडिया की जीडीपी का 18% ही रह गया है सिर्फ। पर बच्चों, एक डिस्कशन यहां पे अभी भी है और बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत जरूरी है। वो क्या डिस्कशन है, अभी हमने देखा शेयर ऑफ सेक्टर इन जीडीपी इन परसेंटेज। ये जो अभी हमने ग्राफ देखा जिसके अंदर हमने कुछ इस तरह की मार्किंग करी थी, 45% ऑफ जीडीपी, 20% ऑफ जीडीपी, 35% जीडीपी, और ये सब हमने यहाँ पे मार्किंग करी थी। अब एक और ग्राफ देखिए, ये किस चीज का ग्राफ है। देखिए, अगर इंडिया की टोटल वर्किंग पॉपुलेशन 100% वर्किंग पॉपुलेशन जो है, उनमें से कौन लोग, कितने परसेंट लोग कौन से सेक्टर में एंगेज्ड हैं, ये बात हम इस ग्राफ में देख पा रहे हैं। तो हम यहां पे ये देख सकते हैं कि 1970-71 में प्राइमरी सेक्टर में हमारे इंडिया में अराउंड 72% लोग एंगेज्ड। बच्चा सोच के देखिए, इंडिया में 100 में से 70 लोग एग्रीकल्चर में लगे हुए हैं। वहीं पे अगर हम सेकेंडरी सेक्टर की बात करें तो सेकेंडरी सेक्टर जो है वो सिर्फ 13% ही था उस वक्त। और अगर हम टर्शियरी की बात करें तो टर्शियरी सेक्टर में भी 15%, सिर्फ 15% लोग एंगेज्ड हैं। जबकि टर्शियरी सेक्टर तो उस वक्त भी काफी इंपॉर्टेंट था। उस वक्त भी टर्शियरी सेक्टर में 35% जीडीपी आ रहा था, पर सिर्फ 15% लोग एंगेज हैं। टोटल वर्किंग पॉपुलेशन के 15% लोग एंगेज्ड हैं।
पर 40 साल बाद हालात सुधरे, मगर उतने भी नहीं सुधरे। पहले 72% लोग एग्रीकल्चर सेक्टर में थे, अब कितने हो गए हैं? 52%। मतलब कि आज भी 100 में से 50 लोग तो एग्रीकल्चर में घुसे हुए हैं, जबकि वो तो हमारी जीडीपी का सिर्फ 18% ही पार्ट है। मतलब कि एग्रीकल्चर सेक्टर से, प्राइमरी सेक्टर से हमारा इतना कम जीडीपी जनरेट होता है, इतने कम गुड प्रोड्यूस होते हैं कि वो हमारी जीडीपी का सिर्फ 18% है। सेकेंडरी सेक्टर जो, टर्शियरी सेक्टर जो इतना इंपॉर्टेंट है, जो कि हमारी कंट्री में 58% जीडीपी का भागीदारी है, उसमें सिर्फ 25%, 100 में से सिर्फ 25 लोग ही एंगेज हैं। मतलब इतने कम लोग हैं जो कि टर्शियरी सेक्टर में नौकरी कर रहे हैं, इतने ज्यादा लोग हैं जो कि प्राइमरी सेक्टर में लगे हुए हैं। तो हम देख रहे हैं ज्यादा से ज्यादा लोग आज भी प्राइमरी सेक्टर में ही एंगेज्ड हैं, एम्प्लॉयड हैं। ऐसा क्यों, इसे समझते हैं। तो अब हम ये तो जानते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे इंडिया में आज भी प्राइमरी सेक्टर में फंसे हुए हैं। तो इसी चीज को समझने के लिए एक छोटी सी कहानी देखिए। ये कोई एक फार्मर है, इसका नाम है लक्ष्मी। इसकी फैमिली में 5 लोग ये लोग रहते हैं, ठीक है। इनका 2 हेक्टेयर का एक फार्म है जिसके अंदर ज्वार और अरहर ग्रो करते हैं। अब बच्चों ये लोग डिपेंडेंट हैं ऑन रेन। अगर बारिश आती है किसी साल और इनकी फसल अच्छी हो जाती है तो इनकी कमाई हो जाती है, और किसी साल अगर बारिश अच्छी नहीं आई और इनकी फसल खराब हो गई तो बेचारों की कमाई भी नहीं होती है। सो ऑल 5 members of her family work in the plot throughout the year because they have nowhere else to go for work. अभी जो 5 लोग हैं, ये 5 लोग पूरे साल इस 2 हेक्टेयर फार्म पे काम करते रहते हैं। बच्चों 2 हेक्टेयर फार्म बहुत छोटा फार्म होता है, उसके अंदर 2 लोग से ज्यादा काम करने वाले लोगों की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। और यहाँ 5 लोग इस 2 हेक्टेयर फार्म में काम करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि इन 5 में से किसी की भी बाहर जॉब ही नहीं लग रही है, कोई दूसरा इनको काम ही नहीं मिल रहा है, ठीक है। एवरीवन इज वर्किंग, सब लोग काम करते हैं, 5 लोग काम करते हैं। नन रिमेन्स आइडल, कोई भी खाली नहीं बैठता है। बट इन एक्चुअल फैक्ट देयर लेबर एफर्ट गोज डिवाइडेड। ईच वन इज डूइंग सम वर्क बट नो वन इज फुल्ली एम्प्लॉयड। बच्चों 5 के पास कुछ ना कुछ काम होता है, ठीक है, और वो 5 अपने आप में काम को डिवाइड भी कर लेते हैं। मगर बच्चों 2 हेक्टेयर फार्म पे 5 लोगों की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, 2 ही लोगों की रिक्वायरमेंट होती है। तो हालांकि ये 5 लोग इस 2 हेक्टेयर फार्म पे काम तो कर रहे हैं, मगर इनके पोटेंशियल से जितना काम कर सकते हैं उससे बहुत कम काम कर रहे हैं। सो दिस इज द सिचुएशन ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, वेयर पीपल आर अपेरेंटली वर्किंग। ऐसा लगता तो है कि लोग काम कर रहे हैं, बट ऑल ऑफ देम आर मेड टू वर्क लेस देन देयर पोटेंशियल। जितना वो कर सकते हैं उससे थोड़ा कम ही काम ये लोग कर पाते हैं। तो बच्चों ये जो सिचुएशन है अंडर एम्प्लॉयमेंट की, इसे बोला जाता है डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ये एक अनएम्प्लॉयमेंट की टाइप होती है, इसे बोला जाता है डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। इसमें ऐसा लगता तो है कि लोग एम्प्लॉयड हैं, पर एक्चुअल में वो अनएम्प्लॉयड हैं, ठीक है। तो बच्चों ऐसे सिचुएशन इंडिया में कई सारे फार्मर्स की हैं। अब ऐसा सपोज करिए कि इनकी फैमिली में से 5 लोगों में से 2 फैमिली मेंबर्स जो हैं वो इस 2 हेक्टेयर फार्म पे काम करना बंद कर देते हैं। दे स्टॉप्स वर्किंग ऑन दिस फार्म, और फिर क्या करते हैं, वो किसी फैक्ट्री में जॉब ढूंढ लेते हैं। उनको किसी फैक्ट्री में जॉब मिल जाती है, ठीक है। अब देखिए ऑलरेडी 2 हेक्टेयर फार्म पे 5 लोगों की तो जरूरत थी नहीं, ठीक है। तो क्या होगा, 2 लोगों के चले जाने से भी क्या होगा, 3 लोग भी अगर इस 2 हेक्टेयर फार्म पे काम कर रहे हैं तो प्रोडक्ट जो निकलेगा, आउटपुट जो निकलेगा वो उतना ही निकलेगा जितना पहले निकल रहा था, है ना। सो 2 people मूविंग आउट डज नॉट अफेक्ट प्रोडक्शन ऑन देयर फार्म। उनके फार्म पे 2 लोगों के बाहर निकल जाने से भी कोई प्रोडक्शन पे फर्क नहीं पड़ेगा। मगर क्या होगा, ये जो 2 लोग कहीं और जाके काम करने लग गए, उन लोगों को इनकम मिलने लगेगी। उससे क्या होगा, टोटल फैमिली की जो इनकम है वो इंक्रीज हो जाएगी। बट फैमिली हैज स्टार्टेड अर्निंग सम एक्स्ट्रा इनकम। पहले तो ज्वार अरहर उगा के ही कमा रहे थे, अब वो लोग क्योंकि 2 फैमिली मेंबर्स बाहर जॉब कर रहे हैं तो अब वो भी पैसा कमा के घर में लाते हैं। इस वजह से फैमिली की ओवरऑल इनकम इंक्रीज हो गई है। सो स्टूडेंट्स, देयर आर लैक्स ऑफ फार्मर्स लाइक लक्ष्मी इन इंडिया। इंडिया में लाखों किसान ऐसे हैं जिनकी लक्ष्मी जैसी हालत है। दिस मीन्स दैट इवन इफ वी रिमूव अ लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम एग्रीकल्चरल सेक्टर एंड प्रोवाइड देम विद प्रॉपर वर्क एल्सवेयर, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन विल नॉट सफर।
देखिए वापस हमारे ग्राफ पे जाते हैं। हमने देखा कि 52% लोग जो हैं वो प्राइमरी सेक्टर में एंगेज्ड हैं। 18% हमारी जीडीपी प्राइमरी सेक्टर से आ रही है, ठीक है। अगर इस 52% को हम रिड्यूस कर दें, बहुत जबरदस्त तरीके से रिड्यूस कर दें, मतलब इसको रिड्यूस करके अगर हम मान लीजिए 20% तक भी ले आते हैं, अगर इसको 20% भी ले आए ना रिड्यूस करके, तो भी प्राइमरी सेक्टर से जो आउटपुट है वो 18% ही रहेगा। मतलब इतने ज्यादा लोग हैं जो कि प्राइमरी सेक्टर में तो लगे हुए हैं, मगर उनका वहां होने से कुछ फायदा नहीं मिल रहा है। तो अच्छी बात क्या होगी? अच्छी बात तो यह होगी ना कि जहां पे रिक्वायरमेंट है वहां लोगों को डाला जाए, प्राइमरी सेक्टर में से लोगों को निकाला जाए, उन्हें सेकेंडरी सेक्टर में डाला जाए, उन्हें टर्शरी सेक्टर में डाला जाए, क्योंकि वहां से तो जीडीपी भी ज्यादा आ रही है। तो हो सकता है जीडीपी और ज्यादा इंक्रीज होने लग जाए क्योंकि वहां पे लोग बढ़ गए हैं। तो अगर इस तरीके से लोगों को प्राइमरी सेक्टर से निकाल के सेकेंडरी टर्शरी सेक्टर में डाला जाने लगा तो क्या होगा? देन द इनकम्स ऑफ द पीपल हु टेक अप अदर वर्क्स वुड ऑल्सो इंक्रीज द टोटल फैमिली इनकम। टोटल फैमिली इनकम भी लोगों की बढ़ने लगेगी और लोग जो है, जो पुअर किसान है, जैसे लक्ष्मी जैसे लोग हैं, वो थोड़े ज्यादा प्रॉस्पर हो जाएंगे। तो अभी तक के बच्चों हमारे डिस्कशन से तो ये समझ में आ रहा है कि अगर हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्राइमरी सेक्टर में से निकाल दें और उनको हम सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर में जॉब्स प्रोवाइड करा दें तो उससे क्या होगा? उससे हमारे लोगों को बहुत फायदा होगा। बट प्रॉब्लम यह है कि इंडिया में जॉब्स तो है ही नहीं, तो क्या करा जाए? इसका मतलब हमें जॉब्स क्या करना पड़ेगा? क्रिएट करनी पड़ेगी, जॉब्स को क्रिएट करना पड़ेगा। पर सवाल ये उठता है कि जॉब्स को क्रिएट कैसे किया जाता है? देखिए, जॉब्स को क्रिएट करने के पीछे जो गवर्नमेंट होती है उसका बहुत बड़ा हाथ होता है। कैसे होता है इसको समझते हैं। मैं यहां पे कुछ पॉइंट्स आपको बताऊंगा जिससे कि एम्प्लॉयमेंट को क्रिएट किया जा सकता है, जॉब्स को क्रिएट किया जा सकता है। मैं जो यहां पे तरीके लिख रहा हूं उसके अलावा भी बहुत तरीके हैं जॉब्स क्रिएट करने के, पर ये बहुत बेसिक चीजें हैं। देखिए, सबसे पहली चीज तो यह है कि ट्रांसपोर्टेशन और स्टोरेज को, क्रॉप्स के स्टोरेज को इंप्रूव कर दिया जाए। रूरल एरियाज में जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, जो वहां पे स्टोरेज होता है क्रॉप्स का, उसको इंक्रीज कर दिया जाए। वहां पे बेटर रोड्स बना दी जाए, ठीक है। उससे क्या होगा? ट्रांसपोर्टेशन चालू हो जाएगा। अच्छी रोड्स बनने से प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन चालू हो जाएगा। स्टोरेज ओपन करने से लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, रोड्स बनेंगी, काम चलेगा, लोगों को काम मिलेगा। ट्रांसपोर्टेशन का जो काम होगा उसके अंदर भी कुछ लोग एम्प्लॉयड होंगे। और साथ ही साथ फायदा क्या होगा? जो रूरल एरियाज में जो किसान है, जो गरीब किसान है, उन लोगों को प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी मिलेगी। मतलब कि वो अपनी क्रॉप्स को सेल कर सकते हैं, वो अपनी क्रॉप्स को स्टोर कर सकते हैं। इस तरह की फैसिलिटीज उन फार्मर्स को भी मिलने लगेगी। तो ना सिर्फ हम एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर रहे हैं, बल्कि हम यहां पे पुअर फार्मर्स का वेलफेयर भी कर रहे हैं, ठीक है। सेकेंड चीज है कि आइडेंटिफाई, प्रमोट एंड लोकेट इंडस्ट्रीज एंड सर्विसेज इन सेमी रूरल एरियाज। तो जो सेमी रूरल एरियाज वो एरियाज होते हैं जो रूरल नहीं होते, पूरे गांव नहीं होते हैं, वहां पे फैक्ट्रीज होती हैं, इंडस्ट्रीज होती हैं, ठीक है, पर वो अर्बन एरिया भी नहीं होते, वो शहर भी नहीं होते हैं। ओके, तो हमें मतलब गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए कि उन्हें आइडेंटिफाई करना चाहिए, प्रमोट करना चाहिए और लोकेट करना चाहिए इंडस्ट्रीज को और सर्विसेज को सेमी रूरल एरियाज में। इसका क्या मतलब हुआ ये समझते हैं। मान लीजिए कोई छोटा सा गांव है, इस गांव में बहुत ज्यादा लोग हैं जो कि शुगर केन ग्रो करते हैं, बहुत सारे लोग शुगर केन ग्रो करते हैं। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, इस गांव के पास में एक सेमी रूरल एरिया था, वहां पे कुछ फैक्ट्रीज थी, तो उधर वहां पे गवर्नमेंट ने एक फैक्ट्री और ओपन कर दी शुगर मिल की, शुगर केन मिल की। शुगर केन मिल में क्या होता है? शुगर बनती है। तो अब यहां पे जो किसान थे, वो यहां पे जो किसान थे वो जाते हैं और इस शुगर केन मिल में अपनी शुगर केन को बेच के आ जाते हैं। अब ये शुगर केन मिल क्योंकि खुल गई तो यहां पे लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिलने लगा, ठीक है। अब क्या है कि ये जो गांव है यहां पे सारे ही फार्मर्स शुगर केन उगाते हैं, बहुत सारे लोग फार्मर्स से शुगर केन उगाते हैं। तो इस शुगर केन मिल को बहुत बेनिफिट होने लगा क्योंकि यहां पे ज्यादा से ज्यादा लोग शुगर केन देने आ गए और यहां पे ज्यादा से ज्यादा शुगर ये बनाने लग गया। तो इस शुगर केन मिल को देख के और भी बहुत सारी शुगर केन मिल खुल गई इसी गांव के पास में। तो क्योंकि बहुत सारी शुगर केन मिल्स खुल गई और उससे रिलेटेड दूसरी इंडस्ट्रीज भी खुलने लगी। जैसे शुगर को हम कहां स्टोर करते हैं? शुगर को हम स्टोर करते हैं सैक में, बोरे में, जूट का ये बोरा होता है। तो क्या हुआ, शुगर केन मिल खुल गई वहां पे 5-6 और वहां पे फिर 2-5 ये जो सैक बनाने की फैक्ट्रीज है वो भी खुल गई। इससे रिलेटेड और भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज खुल गई, वहां पे ट्रांसपोर्टेशन भी इंप्रूव हो गया।
तो भाई ये तो गांव था, वो सिर्फ गन्ने ही तो उगाता था, उसमें एक दो हमने शुगर मिल क्या खोल दी, वहां की तो नजरिया बदल गया, वहां पे तो सब कुछ ही चेंज हो गया, वहां पे तो हर आदमी के पास इंप्लॉयमेंट आ गया है, क्योंकि वहां पे इतनी ज्यादा शुगर केन मिल्स खुल गई, वहां पे इतनी ज्यादा दूसरी टाइप की फैक्ट्रीज खुल गई हैं। तो इससे क्या हुआ, इससे इंप्लॉयमेंट बढ़ा और बहुत ही जबरदस्त तरीके से बढ़ा। गवर्नमेंट ने आइडेंटिफाई किया, फिर उसे प्रमोट किया और लोकेट किया इंडस्ट्री को कि शुगर केन इंडस्ट्री वहां पे खुल सकती थी, और उन्होंने ऐसा ही करा, और उससे क्या हुआ, बहुत ही ज्यादा इंप्लॉयमेंट जनरेट हुआ। इसके अलावा गवर्नमेंट और क्या क्या कुछ कर सकती है आइडेंटिफाई, लोकेट और इंडस्ट्रीज को प्रमोट करने के लिए, कि सेटिंग अप दाल मिल टू प्रोक्योर एंड प्रोसेस दीज एंड सेल इन द सिटीज। बच्चों देखिए, जो हमें घर पे मिलती है वो पॉलिश्ड होती है, पॉलिश दाल होती है ना, उसमें एक अलग से चमक होती है। जब दाल ग्रो होती है, जब वो जमीन में से उगती है, क्रॉप बनी होती है, तो उसके अंदर वो चमक नहीं होती है, तो उसे मिल में, दाल मिल में प्रोसेस किया जाता है और पैक किया जाता है, ठीक है, और उसके बाद में वो मार्केट में मिलने लगती है। तो जिन गांवों में बहुत ज्यादा पल्सेस ग्रो होती है, बहुत ज्यादा दालें ग्रो होती हैं, उनके पास में जो सेमी रूरल एरियाज है, उधर हमें दाल मिल्स सेटअप कर देनी चाहिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा फार्मर्स जो हैं वो अपनी दाल को वहीं पे सेल कर दें, और हो सकता है वहां उस दाल मिल की वजह से दूसरी दाल मिलें खुलने लगे, बेनिफिट होने लगा लोगों को, तो और ज्यादा दाल मिल खुलने लगेगी, दूसरी रिलेटेड इंडस्ट्रीज खुलने लगेगी, और वहां पे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलने लगेगा। एक और चीज हो सकती है कि ओपन अ कोल्ड स्टोरेज could give an opportunity for farmers to store their products like potato, onion and sell them when the price is good। बच्चों क्या होता है, आमतौर पे पोटैटो और ऑनियंस की बम्पर खेती होती है इंडिया में, ठीक है, और इतनी ज्यादा खेती होने की वजह से मार्केट में पोटैटो और ऑनियन की रेट जो है ना वो डाउन हो जाती है, बहुत ज्यादा गिर जाती है। तो बेचारे फार्मर्स को ये बहुत ही सस्ती रेटों पे, मतलब 1-2 रुपए किलो पे पोटैटो ऑनियंस को लोगों को बेचना पड़ता है। तो इससे जो फार्मर्स हैं उनको बेचारों को बहुत नुकसान होता है। तो ऐसे में क्या करा जा सकता है कि अगर हम विलेजेस में, सेमी रूरल एरियाज में कोल्ड स्टोरेज ओपन कर दें, मतलब कोल्ड स्टोरेज वो जगह होती है जहां पे अगर हम अपनी वेजिटेबल्स को स्टोर कर देते हैं तो वो खराब नहीं होती, वो सड़ती नहीं कई महीनों तक। तो अगर हम अपने वेजिटेबल्स को कोल्ड स्टोरेज में स्टोर कर दें, मतलब वो फार्मर्स अपने वेजिटेबल्स को कोल्ड स्टोरेज में स्टोर कर देंगे, और जब उनकी प्राइसेस अच्छी हो जाएंगी मार्केट में, मतलब जब वापस से पोटैटो ऑनियन जो है वो 7-8 रुपए किलो बिकने लगेगा, तब फार्मर्स लाके अपना ऑनियन और पोटैटो का स्टॉक बेच देंगे मार्केट में। तो इससे क्या होगा, फार्मर्स को बड़ा फायदा होगा एक तो। दूसरी भी चीज यहां पे ये होगी, कोल्ड स्टोरेज बनाना और उसका मेंटेनेंस का काम करना, ये अपने आप में एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर देगा, ठीक है। फिर एक और आइडिया देखिए, इन विलेजेस नियर फॉरेस्ट एरियाज वी कैन स्टार्ट हनी कलेक्शन सेंटर्स वेयर फार्मर्स कैन कम एंड सेल वाइल्ड हनी। बच्चों ऐसा भी करा जा सकता है कि एक हनी कलेक्शन सेंटर बना दिया जाए विलेज के पास में। वो विलेज जो फॉरेस्ट एरिया के नजदीक में है, उन विलेजेस में हम हनी कलेक्शन सेंटर्स बना सकते हैं। उससे क्या होगा, उससे ज्यादा से ज्यादा फार्मर्स जो जंगलों में वाइल्ड हनी मिलता है वो लाके हनी कलेक्शन सेंटर्स में बेच देंगे, और हनी कलेक्शन सेंटर क्या करेगा, उस हनी को कलेक्ट करेगा, उससे रिफाइन करेगा, उससे पैक करेगा और मार्केट में बेच देगा। तो अब हनी कलेक्शन सेंटर अपने आप में ही एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहा है, साथ ही साथ जो फार्मर्स हैं जो हनी अपना सेल कर रहे हैं यहां पे, उनको भी एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, ठीक है। फिर देखिए, इट इज ऑल्सो पॉसिबल टू सेटअप इंडस्ट्रीज दैट प्रोसेस वेजिटेबल एंड एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस लाइक पोटैटो, स्वीट पोटैटो, राइस, व्हीट, टोमेटो, फ्रूट्स विच कैन बी सोल्ड इन आउटसाइड मार्केट। अब बच्चों ऐसा भी करा जा सकता है कि जिन विलेजेस में बहुत ज्यादा आलू उगाए जाते हैं, उसके पास में एक फैक्ट्री लगा दी जाए चिप्स बनाने की, पोटैटो चिप्स बनाने की। तो क्या होगा कि वो प्रोसेस करा जाएगा, पोटैटो को प्रोसेस करा जाएगा, उस पोटैटो को काट के, छील के, तल के, और उसका चिप्स बनाए जाएंगे, उसको पैक करा जाएगा और उसे मार्केट में बेचा जा सकता है। तो अब ये भी एक तरीके की एक्टिविटी हुई जिससे कि एम्प्लॉयमेंट और ज्यादा जनरेट हो सकता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट चीज देखिए, इंप्रूव द एजुकेशन एंड हेल्थ। हमारी गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा जरूरत है कि वो हमारी कंट्री में एजुकेशन और हेल्थ को इंप्रूव करे। बच्चों आप जानते हैं कि इंडिया में एजुकेशन सेक्टर में, मतलब कि स्कूल्स वाले सेक्टर में, ट्यूशंस वाले सेक्टर में 20 लाख जॉब्स हैं जो कि अभी भी क्रिएट करी जा सकती हैं। बच्चों 20 लाख लोगों को नौकरी मिल सकती है सिर्फ एजुकेशन सेक्टर में।
साथ ही साथ अगर हम हेल्थ की बात करें तो अगर इंडिया में हम और ज्यादा हेल्थ सेंटर ओपन करें, रूरल एरियाज में और ज्यादा हेल्थ सेंटर ओपन करें, तो हमें डॉक्टर्स की, नर्सेस की और हेल्थ वर्कर्स की जरूरत पड़ने लगेगी। और उससे भी क्या हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट ही तो जनरेट हो रहा है। उसके बाद नेक्स्ट चीज है प्रोवाइडिंग लोन। बच्चों, सरकार को गरीब लोगों को, अंडर एम्प्लॉयड लोगों को लोन प्रोवाइड कराना चाहिए। क्यों कराना चाहिए? सपोज कि लक्ष्मी है, हमने देखा कि इसकी फैमिली अंडर एम्प्लॉयड है, तो लक्ष्मी को लोन मिल गया। ठीक है, लक्ष्मी ने क्या किया, शी कंस्ट्रक्टेड अ वेल फॉर अ फैमिली टू इरिगेट द लैंड। इस लोन के पैसे से अपने 2 हेक्टेयर फार्म में इसने अपने फार्म को इरिगेट करने के लिए एक कुआं खुदवा लिया, एक वेल खुदवा लिया। अब वेल खुदवाने का काम जो करवाया लक्ष्मी ने, उसने खुद ने एम्प्लॉयमेंट जनरेट करा दिया। ठीक है, इसके बाद में क्या हुआ कि लक्ष्मी जो है वो अपने पूरे लैंड को इरिगेट करने लगी है। ठीक है, तो उससे क्या हुआ, उसको अरहर और ज्वार, इन दोनों के अलावा अब ऑप्शन है उसके पास में कि वो अपनी सेकंड क्रॉप भी ले सके, क्योंकि पहले तो पानी नहीं था इरिगेशन के लिए, इसलिए वो अपनी सेकंड क्रॉप लेती ही नहीं थी बेचारी। मगर अब वो अपनी सेकंड क्रॉप ले सकती है, जो कि वीट हो सकता है। तो क्या हो रहा है, अब उसके खेत पे, उसके 2 हेक्टेयर फार्म पे काम बढ़ गया, पहले से ज्यादा काम होने लग गया, है ना। और क्या हुआ साथ ही साथ, क्योंकि पहले तो वो सिर्फ सिंगल क्रॉप ही उगाते थे, अब वो डबल क्रॉप होने लगे, तो उनकी फैमिली इनकम भी इंक्रीज हो गई है। ठीक है, इसके अलावा गवर्नमेंट और क्या कर सकती है, गवर्नमेंट कैन इंप्रूव इंफ्रास्ट्रक्चर्स लाइक कैनाल्स, डैम एटसेट्रा। देखिए, बिल्डिंग ऑफ न्यू डैम्स और डिगिंग ऑफ न्यू कैनाल्स विल नॉट ओनली प्रोवाइड इरिगेशन फैसिलिटी टू फार्मर्स। भाई अगर डैम बना दिया जाए या कैनाल्स बना दी जाए तो ऑब्वियस बात है फार्मर्स को इरिगेशन फैसिलिटी मिलने लगेगी। ठीक है, उससे क्या होगा, उससे वही चीज होगी जो लक्ष्मी के केस में वेल खुदवाने पे हुई, मतलब कि वो लोग ज्यादा से ज्यादा क्रॉप ग्रो करेंगे, मतलब प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी। तो ये तो फायदा होगा ही होगा, बट इट विल ऑल्सो क्रिएट एम्प्लॉयमेंट एट कंस्ट्रक्शन साइट। बच्चों, कैनाल खुदाना कोई आसान काम थोड़ी ना है, सालों लग जाते हैं और हजारों लोग चाहिए होते हैं। वैसे डैम बनाना कोई आसान काम थोड़ी ना है, सालों लग जाते हैं और हजारों लोगों की एम्प्लॉयमेंट की जरूरत है। तो कितने हजारों लोग इस तरीके की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो सकते हैं। पर अगर अब आप ध्यान से देखें तो अभी तक जो हमने ये सब पॉइंट्स डिस्कस किए हैं एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के, ये हैं तो बड़े अच्छे पॉइंट और इनसे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा भी सही, बट ऑल ऑफ देम आर लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम्स। इन सब चीजों से लोगों को लॉन्ग टर्म में एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, इमीडिएटली नहीं मिलेगा। पर भैया यहां तो लोग भूखे मर रहे हैं, उन्हें तो एम्प्लॉयमेंट की सख्त जरूरत है। अगर ये सब हम तरीके अपनाने लगे, जो हमें अपनाने भी चाहिए और हम अपना भी रहे हैं, पर ये हमें रिजल्ट देंगे 10 साल बाद, 20 साल बाद, 30 साल बाद। हमें तो चाहिए कि अभी हमें 1 साल 2 साल में इंप्रूवमेंट दिखने लग जाए, तो उसके लिए क्या करेंगे। तो बच्चों, उसके लिए भी गवर्नमेंट ने कुछ कर रखा है। बच्चों, गवर्नमेंट ने एक एक्ट लागू किया है, उसका नाम है नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, NREGA, नरेगा एक्ट 2005। ठीक है, तो नरेगा एक्ट क्या कहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, जो दिल्ली में बैठी है, सेंट्रल गवर्नमेंट इन इंडिया मेड अ लॉ, नरेगा 2005, implementing the right to work in 200 districts of India and then extended to an additional 130। बच्चों, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने राइट टू वर्क लॉ के तहत एक नियम बनाया है जिसका नाम है नरेगा 2005। उसमें क्या होगा, उसको पहले 200 डिस्ट्रिक्ट्स में चालू करा गया, उसके बाद में उसको उसकी सफलता को देखते हुए उसे 130 डिस्ट्रिक्ट्स में और एक्सटेंड कर दिया। ठीक है, पर पहले हम समझते हैं राइट टू वर्क क्या है। द राइट टू वर्क स्टेट्स दैट एवरीवन शुड बी गिवन द अपॉर्चुनिटी टू वर्क फॉर बेसिक लिविंग वेजेस। बच्चों, ये आपका अधिकार है, आपका हक है कि आपको बेसिक लिविंग स्टैंडर्ड, बेसिक लिविंग वेजेस अर्न करने के लिए अपॉर्चुनिटी दी जाए। ठीक है, ये एक हमारा राइट है। इस राइट से हमें एक लॉ बना के दिया गया जिसका नाम है नरेगा, जिसे पहले 200 डिस्ट्रिक्ट में लगाया गया और उसकी सफलता को देख के उसे 130 डिस्ट्रिक्ट में एक्सटेंड कर दिया गया। ठीक है, तो बच्चों, नरेगा कहता क्या है, अकॉर्डिंग टू नरेगा, ऑल दोज हु आर एबल टू एंड आर इन नीड ऑफ वर्क आर गारंटीड 100 डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन अ ईयर बाय द गवर्नमेंट। नरेगा ऐसा बोलता है कि जो लोग काम करने के लायक हैं और जो लोग काम करने की जरूरत है, उन लोगों को हम लोग 100 डेज का एम्प्लॉयमेंट देंगे 365 डेज में। मतलब एक साल में हम जो लोग काम करना चाहते हैं, एंड दोज हु आर एबल टू वर्क,
उन्हें हम 100 डेज का एम्प्लॉयमेंट देंगे, 100 दिन का काम देंगे। मतलब वो एक साल में 365 डेज में से एटलीस्ट 100 डेज तो कुछ ना कुछ काम कर रहे होंगे, कुछ ना कुछ अर्न कर रहे होंगे। मगर अगर गवर्नमेंट इस गारंटी को पूरा न कर पाई तो गवर्नमेंट गारंटी दे रही भैया हम ऐसा करके दिखाएंगे, मगर ऐसा हो गया कि गवर्नमेंट ने अपने इस वादे को पूरा नहीं कर पाई तो क्या होगा? If government fails in its duty to provide employment, it will give unemployment allowance to the people. मतलब गवर्नमेंट अगर ये काम नहीं कर पाई कि लोगों को 100 डेज तक काम नहीं दे पाई है, तो वो उन्हें एक अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस देगा। ये कुछ पॉकेट मनी की तरह ही होता है कि मतलब आपको काम क्यों करने को नहीं मिल रहा है तो कोई बात नहीं, फिर भी आप पैसा लीजिए। बच्चों अब नरेगा के बारे में आपको 2-3 चीजें मैं और बताना चाहता हूं। देखिए नरेगा जो है बहुत ही बड़ी इंडिया की पॉलिसी है, गवर्नमेंट की पॉलिसी है। इनफैक्ट इसे वर्ल्ड में सबसे बड़ी पॉलिसीज में से एक है। इसको इनिशियली 200 डिस्ट्रिक्ट्स में लॉन्च किया गया, तब तक तो इसका नाम नरेगा था। जब इसको 130 डिस्ट्रिक्ट्स में एक्सटेंड कर दिया गया तो इसका नाम कर दिया एम नरेगा। एम नरेगा, महात्मा गांधी नरेगा। जब इसे एक्सटेंड किया गया तो इसे बोला गया महात्मा गांधी नरेगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें। डेली ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाना भी ना भूलें, ताकि आपको नए वीडियो की जानकारी तुरंत मिलती रहे। और अगर आपको लगता है कि आपके दोस्तों को भी इससे फायदा हो सकता है तो उनके साथ भी शेयर करें।